हाय गाइस, मैं डॉक्टर राजीव पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेडिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसको हम वाइटल साइन के नाम से जानते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको पल्स के बारे में बताया था, जो किसी भी पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करते हैं दूसरा वाइटल साइन, रेस्पायरेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करें कि रेस्पायरेशन होता क्या है, फिर रेस्पायरेशन के बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है रेस्पायरेशन की, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग एज ग्रुप में रेस्पायरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद एबनॉर्मल रेस्पायरेशन, और फिर कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारे रेस्पायरेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पायरेशन क्या है। तो रेस्पायरेशन क्या है? एक्ट ऑफ द ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने का तरीका रेस्पायरेशन कहलाता है। वन रेस्पायरेशन इन एंड वन एक्सपायरेशन आउट, मतलब एक बार एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं, इंस्पायरेशन कहलाता है, और लंग्स से उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो वन इंस्पायरेशन एंड वन एक्सपायरेशन इक्वल टू रेस्पायरेशन, वन रेस्पायरेशन, मतलब एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस को बाहर छोड़ना, और उसको हम क्या कहते हैं, एक रेस्पायरेशन कहते हैं। सो काउंट ईच टाइम व्हेन चेस्ट राइज, कब काउंट करना है रेस्पायरेशन? जब भी चेस्ट क्या होता है हमारा, अपवर्ड मूव करता है, उस वक्त हमको क्या करना है, उसको काउंट करना है। फिर बात करते हैं कि काउंट फॉर द 30 मिनट, काउंट फॉर द 30 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई 2, मतलब हमको रेस्पायरेशन कैसे काउंट करना है, 30 सेकेंड काउंट करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दैट कि आपने किसी का रेस्पायरेशन देखा, घड़ी लगाई और उसके चेस्ट के मूवमेंट देख रहे हैं। एक बार चेस्ट राइज हुआ 1, दूसरी बार नीचे जाने के बाद फिर वापस ऊपर आया 2, और ऐसे करके हमको 30 सेकेंड काउंट करना है, और उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसका 1 मिनट का रेस्पायरेशन काउंट कर सकते हैं। फिर डोंट लेट द पर्सन्स नो यू आर काउंटिंग द रेस्पायरेशन, मतलब वो जो व्यक्ति है जिसका आप रेस्पायरेशन चेक कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, रेस्पायरेशन चेक कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि वो या तो अपना रेस्पायरेशन का रेट बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी सांसें लेने लगेगा, या फिर अपनी सांसों को रोक सकता है, इससे आपको सही रेस्पायरेशन नहीं मिलना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि जब भी आप उसका पल्स चेक करते हैं, रेडियल पल्स चेक करते हैं, रेडियल पल्स चेक करने के बाद आपको अपनी फिंगर्स रेडियल आर्टरी के ऊपर ही रखना है, और सेम टाइम में आपको क्या करना है, चेस्ट को काउंट करना है, चेस्ट राइज कितने बार हो रहा है। तो जैसे ही उसको कंफ्यूजन रहेगा कि आप पल्स चेक कर रहे हो और आप उसी टाइम पे क्या करोगे, उसका रेस्पायरेशन चेक कर लोगे, तो आपको सही एक्यूरेट जो है काउंटिंग मिल जाएगी। देन आपको बात करें कि अगर नॉर्मल रेस्पायरेशन, तो एक एवरेज एडल्ट है, जो वयस्क व्यक्ति है, उसके अंदर रेस्पायरेशन कितना मिलता है हमको, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना, 12 से 20 सांसें 1 मिनट के अंदर चलती हुई मिल जाती हैं नॉर्मली। फिर बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। रेस्पायरेशन का जो फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, मतलब जब इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाते हैं, उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। तो जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमको ध्यान रख देखते क्या है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम क्या मसल्स है, वो मसल्स है जो हमारे चेस्ट कैविटी को या थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करती है, जैसा आपके डायग्राम पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे डायफ्राम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, और जब सिकुड़ेंगी तो रिब्स हमारी या पसलियां हमारी क्या होंगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और फॉरवर्ड, सामने की तरफ क्या है, मूव करेंगी। तो रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड या फ्रंट, सामने की तरफ जो है मूव करती हैं। देन उसके बाद स्टर्नम, जो स्टर्नम बोन है, ये भी हमारा अपवर्ड फॉरवर्ड जो है मूव करता है, सामने की तरफ मूव करता है। और इससे क्या होगा, जो थोरैसिक कैविटी है,
जो चेस्ट की कैविटी है उसकी जगह बड़ी हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और उस ज़्यादा स्पेस में क्या होगा कि लंग्स हमारे बड़े होंगे, और लंग्स बड़े होंगे तो उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो ये था ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। एक बार रिपीट करते हैं, इंस्पायरेशन या जो आप बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, रिब्स हमारा अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगा, उसके साथ में हमारा स्टर्नम बाहर की तरफ निकलेगा, और इससे क्या होगा कि हमारे लंग्स का जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे लंग्स में ज़्यादा एयर आएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सकती है। अब बात करें ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम हमारा रिलैक्स होता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी वो रिलैक्स होगा, आराम की मुद्रा में जाएगा, तो रिब्स हमारी क्या होंगी, वापस डाउनवर्ड होंगी, ठीक है, और इनवर्ड अंदर की तरफ रिब्स जाएंगी और डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। उसके साथ में जो स्टर्नम है वो भी इनवर्ड जाएगा, मतलब अंदर की तरफ पुल होगा, अंदर की तरफ खींचेगा, और जब स्टर्नम अंदर की तरफ खींचेगा तो इससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो स्पेस था, जगह थी चेस्ट कैविटी की, वो कम पड़ेगी, और कम पड़ेगी तो क्या होगा कि लंग्स कंप्रोमाइज होंगे, सिकुड़ेंगे, और लंग्स सिकुड़ेंगे तो लंग्स के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है बड़ी तेजी से बाहर निकल जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर बात करते हैं, ये था फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब सांस लेते समय क्या होता है और सांस छोड़ते समय क्या होता है, ये उसकी बात कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग की। तो नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है, तो अलग अलग एज ग्रुप में क्या क्या मिलता है, तो न्यूबॉर्न जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उसकी ब्रीथिंग हमको देखने को मिलती है 30 to 80 ब्रीथ पर मिनट, मतलब एक मिनट में बच्चा कितना 30 से 80 ब्रीथिंग तक जा सकता है नॉर्मल। देन आता है 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 साल का बच्चा है अगर, तो इसकी ब्रीथिंग कितनी होगी 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो 20 से 40 सांसें ले सकता है। फिर 6 to 8, 6 से 8 साल की उम्र में तो यही 15 से 25 के बीच में मिल जाती है रेस्पायरेशन। फिर आता है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में हो जाता है 15 से 25, यहाँ पे भी मिल जाएगा। फिर आता है 12 से 16 साल का जो टीनेजर्स का टाइम है, उस टाइम पे आपको मिलता है 15 से 20 रेस्पायरेशन। और एडल्ट 16 ईयर एंड एबव, 16 साल और उससे बड़ा जो व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, उसकी रेस्पायरेशन की काउंटिंग कितनी होती है 12 to 20 बीट्स पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथिंग पर मिनट देखने को मिल जाती है। फिर बात करें एबनॉर्मल रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन तो हो रहा है पर नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, इसमें डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एबनॉर्मल रेस्पायरेशन में आता है एक टैकेपनिया, टैकेपनिया मतलब टेक ऑफ कर रहा है। तो टैकेपनिया क्या है कि रेस्पायरेशन रेट ओवर 20 पर मिनट, एक एडल्ट व्यक्ति का एक मिनट में जो सांस है 20 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, टैकेपनिया कहते हैं। दूसरा है ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया क्या होता है कि रेस्पायरेटरी रेट बिलो 12 ब्रीथ पर मिनट, मतलब ब्रेडिपनिया क्या है कि एक नॉर्मल व्यक्ति एक मिनट में 12 से कम रेस्पायरेशन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिपनिया की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तीसरा होता है डिस्निया, डिस्निया मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांसें हैं छोटी हो रही हैं, शॉर्टनेस हो रही है, या दूसरे शब्दों में हम इसको कहते हैं डिस्निया को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब एक व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कहते हैं। फिर चौथा होता है एफनिया, एफनिया मतलब नो ब्रीथिंग, या दूसरे शब्दों में एफनिया को कहते हैं अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब वो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, उसके बॉडी में सांस चल नहीं रही है। देन आता है हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन, ज्यादा एयर अंदर जा रही है, तो फास्ट एंड डीप रेस्पायरेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब फास्ट एंड डीप रेस्पायरेशन, तो फास्ट मतलब जल्दी जल्दी और गहरी, लंबी लंबी और गहरी सांसें लेता है, वो हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। दूसरा होता है हाइपो वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन क्या कि स्लो एंड शैलो रेस्पायरेशन, स्लो धीरे धीरे और उथली सांसें, छोटी छोटी सांसें लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है स्ट्राइडर, स्ट्राइडर क्या है, हॉर्स साउंड्स,
ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, आपने देखा कुछ लोगों को सांस अंदर खींचते समय उसमें से आवाज आती है, स्ट्राइडर कहलाता है। एंड ये क्यों होता है? लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, खासकर आपने देखा हो कई बार स्नोरिंग साउंड मिलती है। स्नोरिंग मतलब कि जब नींद, वो सो रहा होता है, नींद में होता है, तो उसकी खर्राटे बजते हैं, स्नोरिंग होती है। तो वो क्यों हो रहा है? कि उसके जो लैरिंग्स है, लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रास्ते में रुकावट हो रही, और उसकी वजह से उसको ये साउंड सुनाई देता है। देन वीजिंग साउंड या वीज साउंड। तो वीजिंग क्या होती है? कि कंटिन्यूअस के साथ में म्यूजिकल एंड द हाई पिच, लगातार उसमें से ऐसे गले से ऐसे आवाज आती है जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो, ठीक है, आवाजें आती हैं। या ऐसे कहें वीजिंग साउंड, वीजिंग मतलब लाइक ए सीटी, जैसे सीटी की आवाज होती है उस तरह सांस लेने और सांस छोड़ने में आवाज आती है, उसको हम क्या कहते हैं? वीजिंग साउंड कहते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे। सांस के रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कई बार हमको ऐसा लगता है जैसे कोई सीटी बजा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वीजिंग साउंड कहते हैं। तो ये थे क्या? एबनॉर्मल रेस्पायरेशन। मैं रिपीट करता हूं, टेकेप्निया क्या है? रेस्पायरेशन का जो रेट है 1 मिनट में 20 से ज्यादा हो जाए। ब्रेडिप्निया क्या है? रेस्पायरेशन का रेट 1 मिनट में 12 से कम हो जाए। फिर आता है डिस्निया। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें छोटी हो जा रही हैं। फिर आता है एफनिया। एफनिया होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग या नो ब्रीथिंग। फिर आता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब डीप रेस्पायरेशन, ठीक है, फास्ट, जल्दी जल्दी और गहरी सांसें, बड़ी बड़ी सांसें लेता है, उसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। हाइपो वेंटिलेशन स्लो एंड सैलो, धीरे धीरे और उथली सांसें लेता है, छोटी छोटी सांसें लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं। फिर आता है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या है? हार्श साउंड्स विद इंस्पायरेशन ड्यू टू द लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, जब उसके लैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से हॉर्सनेस देखने को मिलती है। फिर आता है वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड क्या होता है? ऐसी साउंड्स जब आवाज आती है, जब हम कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है, म्यूजिकल आवाज आती है या ऐसे सीटी बजने जैसी आवाज आती है, उसको हम क्या कहते हैं? वीजिंग साउंड कहते हैं। और ये कब मिलता है? जब एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फिर बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेस्पायरेशन। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो रेस्पायरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं? तो सबसे पहले आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव। तनाव मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था चैप्टर में। तो स्ट्रेस क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट, ये एड्रेनलिन की वजह से होता है। जब व्यक्ति झगड़े करने की स्थिति में होता है उस वक्त हमारी बॉडी में रेस्पायरेटरी रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? जब हाई एल्टीट्यूड में जाता है बंदा, कोई व्यक्ति है जो पर्वत पे चढ़ता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, उस कंडीशन में क्या होता है? उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो लोअर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, क्यों? क्योंकि हाई ऊंचाई पे क्या होता है? कंसंट्रेशन का लेवल, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है और इस कम होने की वजह से वो जल्दी जल्दी सांसें लेता है ताकि उसके अंदर क्या है? सांसें ज्यादा आ जाएं, ऑक्सीजन ज्यादा आ जाए। फिर आता है मेडिकेशंस, दवाइयां। तो अगर कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ ड्रग्स हैं, खासकर नार्कोटिक्स जो ड्रग्स हैं, वो क्या होती हैं कि हमारी रेस्पायरेशन के रेट को क्या करती हैं? स्लो कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। फिर बात करूं एक्सरसाइज की, तो जब व्यक्ति जॉगिंग करता है, रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्ट होती, इस वजह से हमारी रेस्पायरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती, सांसें ज्यादा तेज चलने लगती हैं। फिर बात करते हैं एक्साइटमेंट। जबकि कोई व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति में होता है तो उस वक्त भी हमारी रेस्पायरेशन की रेट क्या है? बढ़ी हुई देखने को मिल जाती है। तो आप सबने देखा कि रेस्पायरेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, और अगर आपने इसको देखा तो आप आगे चल के क्या कर सकते हैं? रेस्पायरेशन को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।